नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहले सबसे बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि देश के 70 पद्म पुरस्कार विजेता डॉक्टरों ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखा पत्र, स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा को लेकर कानून बनाने की मांग। दूसरी बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कुवैत में भारतीय समुदाय से मिले विदेश मंत्री एस जयशंकर का संबंध मजबूत करने में उनका योगदान सराहनीय। तीसरी बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे प्रधानमंत्री मोदी ने छात्रों के साथ मनाया रक्षाबंधन, राखियों से भर गई कलाई, वीडियो वायरल। चौथी बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि देश में अभी तक एमपॉक्स का एक भी केस नहीं, बड़े पैमाने पर फैलने का खतरा, प्रधानमंत्री मोदी कर रहे निगरानी। पांचवी खबर में हम आपको बताएंगे पूछताछ के लिए सीबीआई कार्यालय पहुंचे संदीप घोष, डॉक्टर का प्रदर्शन जारी। जी हां दोस्तों, इस प्रकार की कई खबरों को बताएंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले अगर आप भी प्रधानमंत्री मोदी का समर्थन तो वीडियो लाइक और कमेंट में लिखिए। जय हिंद, जय भारत। तो करते हैं पहली बड़ी खबर की तरफ। देश के 70 पद्म पुरस्कार विजेता डॉक्टरों ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखा पत्र, स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा को लेकर कानून बनाने की मांग। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कोलकाता रेप और हत्या की घटना पर नाराजगी जताते हुए 70 से अधिक पद्म पुरस्कार विजेता डॉक्टर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। डॉक्टरों ने स्वास्थ्य कर्मी के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए एक विशेष कानून बनाने और चिकित्सा सुविधाओं से बेहतर सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू करने की मांग की है। अशोक वैद, हर्ष महाजन, अनुप मिश्रा, AK ग्रोवर, अलका कृपलानी और मोहसिन वालिद डॉक्टर ने इस खतरनाक स्थिति से निपटने के लिए प्रधानमंत्री मोदी से तत्काल और व्यक्तिगत हस्तक्षेप की मांग किया। उन्होंने सुझाव दिया है कि केंद्र स्वामियों के लोगों को कठोरतम संभव सजा सुनिश्चित करने के लिए तुरंत एक अध्यादेश लाए। कोलकाता में आरजी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और हत्या की असफल लीपापोती के दावों के बाद देश भर में स्वास्थ्य कर्मी और अन्य लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और अन्य डॉक्टर स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक केंद्रीय कानून बनाने की दबाव डाले। प्रतिष्ठित डॉक्टरों के मौजूदा कानूनों को सख्ती से लागू करने और अस्पतालों और चिकित्सा संस्थानों में सुरक्षा उपायों को बढ़ाने पर भी आग्रह किया गया। पत्र लिखने वालों पर IMR के पूर्व महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव, एम्स दिल्ली के पूर्व महानिदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया और इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बायलियरी साइंसेज के निदेशक डॉक्टर SK रीन शामिल हैं। डॉक्टरों ने पत्र में लिखा कि हम पद्म पुरस्कार विजेता डॉक्टर हाल ही में कोलकाता के आरजी मेडिकल कॉलेज में हुई भयावह घटना के बारे में गहरी चिंता और पीड़ा के साथ आपको पत्र लिख रहे हैं। महाराष्ट्र के प्रमुख के रूप में हम इसकी चिंताजनक स्थिति से निपटने के लिए आपके तत्काल और व्यक्तिगत हस्तक्षेप का अनुरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि क्रूरता से ऐसे कृत्य चिकित्सा पेशेवरों को और सजा और उसे दी जा रही सेवा की नींव को हिला देते हैं और विशेष रूप से महिलाओं, लड़कियों और हेल्थ केयर पेशेवरों के खिलाफ हिंसा में निपटने की तत्काल आवश्यकता को उजागर करते हैं। रुकते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कुवैत में भारतीय समुदाय से मिले विदेश मंत्री एस जयशंकर का संबंध मजबूत करने में उनका योगदान सराहनीय। जी हां दोस्तों, हम आपको बता दें कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रविवार को कुवैत की आधिकारिक यात्रा के दौरान भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने विभिन्न सामुदायिक संगठनों के प्रतिनिधियों से बात की। विदेश मंत्री जयशंकर ने रविवार देर रात बैठक के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि कुवैत में भारतीय समुदाय के साथ अच्छी बातचीत हुई। मैं भारत कुवैत संबंधों में उनकी उपलब्धि और योगदान की सराहना करता हूँ। विदेश मंत्रालय ने एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि विदेश मंत्री ने कुवैत में भारतीय समुदाय के प्रमुख सदस्यों के साथ साथ सामुदायिक संगठनों के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात की। कुवैत में भारतीय समुदाय दोनों देशों के बीच एक पुल का काम करे। इससे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख सबा अल खालिद अल सबा और प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद सबा अल सलेम अल सबा से मुलाकात की थी। विदेश मंत्री एस जयशंकर की एक दिवसीय यात्रा के दौरान दोनों पक्षों ने राजनीतिक, व्यापार, निवेश, ऊर्जा, सुरक्षा, सांस्कृतिक, राजनयिक और लोगों के बीच संपर्क सहित भारत कुवैत द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की। इससे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर 2021 में 9 से 11 जून तक कुवैत के आधिकारिक दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने वहां के प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी और कुवैत के अमीर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक पत्र सौंपा था। दोस्तों, अगर आप यह समझते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत और कुवैत के द्विपक्षीय संबंध जारी विभिन्न पहलुओं पर वीडियो लाइक और कमेंट अपनी राय जरूर लिखिए। रुकते हैं बड़ी खबर की तरफ। प्रधानमंत्री मोदी ने छात्रों के साथ मनाया रक्षाबंधन, राखियों से भर गए प्रधानमंत्री मोदी की लाइव वीडियो वायरल। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्कूल के बच्चों के साथ रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। उन्होंने बच्चों से राखी भी बंधवाया, उनसे बात भी की। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी बहुत खुश नजर आए। राखी से PM मोदी की कलाई भर गई। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए देशवासियों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी। एक बच्चे ने प्रधानमंत्री मोदी को बहुत ही खास राखी बांधी। इस राखी में एक विशेष
संदेश के साथ एक तस्वीर भी थी। दरअसल इस राखी में प्रधानमंत्री मोदी की दिव्यांगन मां की तस्वीर थी और उसमें एक पेड़ मां के नाम संदेश लिखा हुआ था। हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में एक पेड़ मां के नाम अभियान शुरू किया था, जिसमें उन्होंने हर व्यक्ति को एक पौधा लगाकर मां और धरती माता के सम्मान प्रकट करने की अपील की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोगों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि समस्त देशवासियों को भाई बहन के असीम स्नेह के प्रतीक पर्व रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं। यह पावन पर्व आप सभी के रिश्तों में नई मिठास और जीवन में सुख समृद्धि एवं सौभाग्य लेकर आए। हम आपको बता दें कि पिछले साल भी प्रधानमंत्री मोदी ने छोटे छोटे बच्चों के साथ रक्षाबंधन का त्योहार मनाया था। रक्षाबंधन के मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रक्षाबंधन की बधाई दी। उन्होंने कहा कि समस्त देशवासियों की रक्षाबंधन के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। भाई बहन के अटूट प्रेम एवं स्नेह के इस पर्व पर सभी के सुख समृद्धि की प्रार्थना करता हूँ। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी बच्चों के साथ रक्षाबंधन मनाया। संविद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल के छात्राओं के साथ राजनाथ सिंह को राखी बांधी। रुक करते अगली बड़ी खबर की तरफ। देश में अभी तक एमपॉक्स का एक भी केस नहीं, बड़े पैमाने पर फैलने का खतरा नहीं, प्रधानमंत्री मोदी कर रहे निगरानी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने संक्रामक बीमारी एमपॉक्स यानी कि मंकी पॉक्स को लेकर भारत की तैयारी की समीक्षा की है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि भारत में फिलहाल इसका एक भी केस सामने नहीं आया है। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा ने एमपॉक्स को लेकर सरकार की तैयारी और इसकी पहचान के लिए निगरानी तंत्र के उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इसके हालात पर नजर रख रहे हैं। मंकी पॉक्स यानी एमपॉक्स संक्रामक बीमारी को पिछले ही हफ्ते WHO ने अंतर्राष्ट्रीय चिंता की जन व्यवस्था आपात स्थिति घोषित किया है। यह जानलेवा बीमारी अफ्रीका के कई हिस्सों में समेत देश के अलग अलग भागों में फैली है। प्रधान सचिव पीके मिश्रा ने रविवार को बताया कि भारत में फिलहाल एमपॉक्स का एक भी केस दर्ज नहीं हुआ है। देश में एमपॉक्स की स्थिति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार नजर बनाए हुए। बैठक में मौजूदा आकलन के बाद कहा गया कि बड़े पैमाने पर देश में इस बीमारी का फैलने का खतरा बहुत कम है। मिश्रा ने बताया कि संक्रमण को लेकर सतर्कता बढ़ाने के निर्देश दिए, केन नेटवर्क और चुस्त दुरुस्त करने को कहा गया। मौजूदा समय में इसके परीक्षण के लिए 32 लैब उपयुक्त है। इस बीमारी के संबंध में जागरूकता को बढ़ाने का अभियान छेड़ा गया है। करते अपनी बड़ी खबर की तरफ। प्रधानमंत्री मोदी की यूक्रेन और पोलैंड यात्रा होगी महत्वपूर्ण, दुनिया की रहेगी नजर। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 अगस्त से पोलैंड और यूक्रेन दौरे पर रहेंगे। 21 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक दिवसीय पोलैंड यात्रा 1989 में मोरारजी देसाई की यात्रा के बाद 40 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा है। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी ने मोरारजी देसाई से पहले पोलैंड का दौरा किया था। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी की प्रस्तावित कीव यात्रा यानी कि यूक्रेन उसकी रूस यात्रा के लगभग 1 महीने बाद हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी की रूस यात्रा में पश्चिमी देशों को पसंद नहीं आया था। दिलचस्प बात यह है कि यूक्रेन का दावा है कि उसने कुशर्क क्षेत्र में एक रणनीतिक रूसी शहर पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया। अब दुनिया पूछ रही है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी दोनों देशों के बीच युद्ध विराम करा पाएंगे। फर्स्ट पोस्ट रिपोर्ट के अनुसार भारत और पोलैंड के बीच लंबे समय से मैत्रीपूर्ण संबंध और आर्थिक जुड़ाव रहा है। भारतीय राजनीतिक नेतृत्व सितंबर 1949 में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत में जर्मन आक्रमण के खिलाफ पोलैंड के संघर्ष का मुख्य समर्थक था। राजनयिक संबंध 1954 में स्थापित हुए और 1957 में वर्षों में भारतीय दूतावास खोला गया। कम्युनिस्ट युग के दौरान द्विपक्षीय संबंध घनिष्ठ और सौहार्दपूर्ण थे। नियमित उच्च स्तरीय यात्रा होती है, जिसमें 1955 में तत्काल प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की यात्रा भी शामिल थी। भारत ने दिसंबर 1991 में यूक्रेन को एक संप्रभु देश के रूप में मान्यता दी। कीव में भारतीय दूतावास मई 1992 में खोला गया, जिसमें एक रक्षा विंग भी शामिल था। यूक्रेन भारत और पाकिस्तान द्वारा द्विपक्षीय शिमला समझौते के आधार पर जम्मू कश्मीर मुद्दे का समाधान का समर्थन करता है। यूक्रेन संयुक्त राष्ट्र ढांचे में सुधारों का भी समर्थन करता है। दोनों के बीच व्यापार संबंधी कई समझौते हुए। एडो इंडिया 2021 के दौरान यूक्रेन में नए हथियारों की बिक्री के साथ साथ भारतीय सशस्त्र बलों के साथ सेवा में मौजूदा हथियार के रख रखाव और उसके अपडेशन के लिए भारत के साथ 530 करोड़ के 4 समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। रुकते बड़ी खबर की तरफ। पूछताछ के लिए सीबीआई कार्यालय पहुंचे संदीप घोष, डॉक्टरों का प्रदर्शन जारी। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि पीड़ित के परिवार से वकील विकास रंजन भट्टाचार्य ने पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री की भूमिका बहुत ही निंदनीय है। जहाँ भी दुष्कर्म होता है वह तुरंत पीड़िता के संपर्क करना चाहती है, उन्होंने पैसा देना चाहती है और कहना चाहती है सब कुछ खत्म हो गया। दुर्भाग्य से उन्होंने दुष्कर्म पीड़ितों के लिए एक रेड कार्ड तय किया है।
ये गवाहों को खरीदने की कोशिश करते हैं। कोलकाता हाईकोर्ट के वकीलों ने पीड़ितों के लिए न्याय की मांग की और आरोपियों को सजा दिलवाने के लिए सीबीआई की टीम आरजी मेडिकल कॉलेज के दुष्कर्म पीड़ित के शोधपुर स्थित घर पहुंची। तृणमूल कांग्रेस के नेता कुणाल घोष सीबीआई कार्यालय पहुंच गए। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ अपने निजी काम के लिए आया हूँ। मुझे कोलकाता छोड़ने से पहले एक अधिसूचना के तहत जानकारी देनी है। मैं उसी जानकारी की सूची के साथ यहाँ आया हूँ। इसके अलावा कुछ जूनियर डॉक्टर सीबीआई की कुछ जानकारी देना चाहते हैं, लेकिन देने का कोई तरीका नहीं है, इसलिए उन्होंने मुझसे संपर्क किया। अगर यह जानकारी सीबीआई के लिए काम की होगी तो सहयोग देने के लिए तैयार हूँ। महिला डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या के मामले चल रही है सिलसिले में आरजी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष सीबीआई कार्यालय पहुंचे। रुक तक बड़ी खबर की तरफ। चीन पाकिस्तान के टैंक बख्तरबंद वाहनों को भस्म कर देगा। डीआरडीओ का नया हथियार नाग मार्क 2। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दें कि चीन पाकिस्तान हिम्मत में भी नहीं करेगा कि जंग के मैदान में वो अपने टैंक से आर्मर्ड गाड़ियां निकाल दे, क्योंकि भारत उनकी मौत तैयार कर रहा है। डीआरडीओ भारतीय सेना के लिए नया ज्यादा खतरनाक एडवांस और तेज टारगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम नाग मार्क 2 बनाने जा रहा है। एक इंटरव्यू के दौरान डीआरडीओ चीफ डॉक्टर समीर वी कामत ने इस बात की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि नाग मार्क 2 अपने पुराने वर्जन से ज्यादा बेहतर होगा, हल्का, हर मौसम में काम करने वाला, फायर एंड फॉरगेट। इसे मिसाइल लॉन्च करने के बाद लॉक ऑन का ऑप्शन होगा, यानी एक बार भी टारगेट मिसाइल के निशाने पर आ गया तो कहीं भी भाग ले बच नहीं पाएगा। इन तकनीकों से लैस होने के बाद नाग मार्क 2 के वॉर से बच पाना बेहद मुश्किल हो जाएगा। इसकी रेंज बढ़ाई जा रही है, साथ ही इसके परफॉर्मेंस को भी इस बार इस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल वॉरफेयर सिस्टम में हालिया मिसाइल प्रोग्राम को शामिल किया जाएगा। साथ ही इसमें जेट बैंड कंट्रोल सिस्टम होगा। बड़ी खबर की तरफ। चंद्रमा पर मानव के उतारने की तैयारी पूरी, भारत जल्द स्थापित करेगा स्पेस स्टेशन, मंत्री ने बता दिया समय। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि सब कुछ ठीक ठाक कर रहा था। भारत 2035 तक अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा, वहीं 2040 तक चंद्रमा पर मानव उतारकर इतिहास रचेगा। यह बात केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने रविवार को कही। राज्य मंत्री ने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र में संबोधित केंद्रीय बजट 2024-25 में की गई घोषणा भविष्य को देखते हुए बनाई गई। उन्होंने 2025 की दूसरी छमाही तक भारतीय एस्ट्रोनॉट को अंतरिक्ष में भेजने और 2040 तक चंद्रमा पर पहला भारतीय उतारने की महत्वाकांक्षी योजना की बात की। उन्होंने कहा कि 2023 में हमने 1000 करोड़ रुपए का निवेश देखा। अनुमान है कि अगले 10 सालों में अंतरिक्ष व्यवस्था 5 गुना या लगभग 14 बिलियन डॉलर तक बढ़ जाएगी। दोस्तों, अगर आप यह समझते हैं कि अंतरिक्ष में जल्द सुपर पावर बनने वाला है इसरो, तो वीडियो लाइक और कमेंट अपनी राय जरूर बताइए। बड़ी खबर की तरफ। 118 पाकिस्तानी हिंदुओं को मिली भारत की नागरिकता। अमित शाह बोले सीएए पर मुसलमानों को भड़काया गया। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार यानी 18 अगस्त 2024 को सीएए के तहत 128 पाकिस्तानी हिंदुओं को मिली भारतीय नागरिकता प्रदान की है। इस दौरान अहमदाबाद में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जब बांग्लादेश में विभाजन हुआ था तब वहाँ 27% हिंदू थे, आज 9% है। इतने हिंदू कहाँ गए? पड़ोस के देशों में हिंदू कहाँ गए? हम 2019 में सीए लेकर आए। सीए करोड़ों हिंदू, जैन और सिख धर्मों को लोगों की नागरिकता मिलेगी। अमित शाह ने आगे कहा कि सीए को लेकर मुसलमानों को भड़काया गया। सीए कानून से किसी की नागरिकता नहीं जाती। कुछ राज्य सरकार सीए को लेकर लोगों को गुमराह कर रही है। इंडिया अलायंस और कांग्रेस वाले सीए को लेकर शरणार्थियों को गुमराह कर रहे हैं। अमित शाह ने अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अच्छे कामों को भी गिनाया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परिवारवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जातिवाद को खत्म किया। औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर तोड़ा था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने उसे बनाया। नरेंद्र मोदी जी ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म की। नरेंद्र मोदी ने तुष्टीकरण को खत्म किया है। दोस्तों, आप यह मानते हैं प्रधानमंत्री मोदी के भारत से खत्म हो रही है परिवारवाद, तो वीडियो लाइक और कमेंट अपनी राय जरूर बताइए। बड़ी खबर की तरफ। ग्लोबल समिट में गाजा के हालात पर चिंता, एस जयशंकर बोले देशों ने जताई युद्ध विराम की इच्छा। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि वॉइस ऑफ ग्लोबल समिट में भारत समेत कई देशों ने गाजा पर हालात को लेकर चिंता व्यक्त की। क्षेत्र में कई देशों ने तत्काल युद्ध विराम की आवश्यकता पर जोर दिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बयान में कहा कि समिट के अधिकतर देशों ने मंशा यही है कि गाजा के हालात को सुधारने के लिए यह खून खराबे की कार्रवाई बंद होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि समिट में शामिल देशों के प्रतिनिधियों की भावना यह थी कि गाजा स्थिति को देखते हुए युद्ध विराम और बातचीत के रास्ते पर लौट जाए। तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट शिखर सम्मेलन के बाद यह एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान सवालों का जवाब देते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि कुछ देशों ने रूस और यूक्रेन के भी संघर्ष का भी उल्लेख किया। विदेश मंत्री ने बताया कि गाजा में नागरिकों के हताहत
होने पर चिंता है। इजराइल और हमास के बीच युद्ध के चलते काफी लोगों ने गाजा का मुद्दा उठाया। कुछ नेता और विदेश मंत्रियों ने यूक्रेन का उल्लेख किया, लेकिन निश्चित रूप से गाजा का संदर्भ यूक्रेन की तुलना से कई अधिक था। विदेश मंत्री ने कहा कि मुझे लगता है कि गाजा को लेकर कई देशों का विचार विशिष्ट विचार है। समिट में शामिल हुए देशों ने अपने अपने तरीके से गाजा के हालात पर विचार रखे, लेकिन सभी को मत व हालात के सुधारने की दिशा में ठोस कदम की आवश्यकता पर रहा। कोलकाता की बड़ी खबर की तरफ। कोलकाता में आरजीकर अस्पताल के आसपास 7 दिनों के लिए धारा 163 लागू। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से 13 घंटे चली सीबीआई की पूछताछ। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और हत्या मामले की जांच सीबीआई कर रही है। शनिवार को सीबीआई ने इस सिलसिले में अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल से करीब 13 घंटे की पूछताछ की। बीते दिनों रात भीड़ द्वारा अस्पताल पर किए जाने गए हमले को देखते हुए पुलिस ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आरजीकर अस्पताल के आसपास बीएनएस की धारा 163 लागू कर दिया। कोलकाता पुलिस ने गैर कानूनी तौर पर जमा होने वाली भीड़ को रोकने के लिए 18/2024 से 7 दिनों के लिए आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के आसपास बीएनएस यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 जो कि पहले सीआरपीसी की धारा 144 थी लागू कर दी है। सीबीआई ने शनिवार को आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष से लगातार 13 घंटे पूछताछ की। वहीं सीबीआई ने अब आरोपी संजय रॉय की साइकोलॉजिकल टेस्ट करने का भी फैसला लिया। इसके लिए दिल्ली से सीपीएसएल की टीम शनिवार को कोलकाता पहुंची। टीम आरोपी संजय रॉय को टेस्ट करेगी। इस टेस्ट के जरिए सीबीआई की टीम आरोपी के बारे में जानने की कोशिश करेगी और उसकी मनोदशा को समझने का प्रयास किया जाएगा। अगली बड़ी खबर की तरफ। बांग्लादेश में गृह मंत्री पद से हटाया गया सखावत हुसैन अंतरिम सरकार के गठन के 9 दिन के भीतर छोड़ी कुर्सी। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि बांग्लादेश में अनिश्चितताओं का दौर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। अंतरिम सरकार के गठन के 9 दिन के भीतर ब्रिगेडियर जनरल रिटायर्ड एम सखावत हुसैन को प्रभारी गृह मंत्री पद से हटा दिया गया है। हम आपको बताते हैं कि हुसैन की नियोजित और सबको साथ लेकर चलने वाली कार्य प्रणाली शेख हसीना को आप पदस्थ करने वाले छात्र नेताओं को पसंद नहीं आ रही थी। इसी के चलते गृह मंत्रालय मिलने के 8 दिन के भीतर सखावत हुसैन को पद छोड़ना पड़ गया। अब उन्हें अंतरिम सरकार में कपड़ा और जूट मंत्रालय का कार्यभार दिया गया। गृह मंत्रालय का प्रभार अब शुक्रवार को सरकार में शामिल किए गए ब्रिगेडियर जनरल जहांगीर आलम चौधरी को दे दिया गया। चौधरी के पास कृषि मंत्रालय का भी प्रभार रहेगा। शुक्रवार को चौधरी समेत 4 नए सलाहकार अंतरिम सरकार में शामिल किए गए थे। अगली बड़ी खबर की तरफ। मंत्रालय में लेटरल एंट्री से भरे जाएंगे निदेशकों के पद। लाखों में सैलरी प्राइवेट जॉब वाले भी कर सकते हैं आवेदन। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि शासन की सुगमता के लिए नई प्रतिभाओं को शामिल करने के लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के तहत केंद्र के विभिन्न मंत्रालयों के संयुक्त सचिव, निदेशकों और उप सचिवों के प्रमुख पदों पर जल्द ही 45 विशेषज्ञ नियुक्त किए जाएंगे। आमतौर पर ऐसे पदों पर भारतीय सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय वन सेवा और अन्य ग्रुप ए सेवाओं के अधिकारी तैनात होते हैं। इस तरह राष्ट्र के योगदान में देने के महत्वाकांक्षी प्रतिभाशाली भारतीय नागरिकों से संयुक्त सचिव या निदेशक, उप सचिव के स्तर पर सरकार में शामिल होने के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। विभिन्न मंत्रालय विभागों की रिक्तियों में को अनुबंध के आधार पर 3 साल की अवधि के लिए भरा जाना है। इसके लिए यूपी की वेबसाइट के माध्यम से 17 सितंबर तक आवेदन किए जा सकते हैं। गृह, वित्त और इस्पात मंत्रालय में संयुक्त सचिवों के 10 पद है। कृषि एवं किसान कल्याण, नगर विमानन और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में निदेशक, उप सचिव स्तर के 35 पद भरे जाएंगे। केंद्र सरकार में संयुक्त सचिव, निदेशक, उप सचिव के स्तर पर लेटरल एंट्री भर्ती 2018 से की जा रही है ताकि विशिष्ट कार्यों के लिए व्यक्तियों की नियुक्ति की जा सके। बड़ी खबर की तरफ। कोलकाता डॉक्टर मर्डर केस में गृह मंत्रालय व सख्त राज्यों को हर 2 घंटे में देनी होगी कानून व्यवस्था की रिपोर्ट, आदेश जारी। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी महिला डॉक्टर से गैंगरेप और हत्या की घटना के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय भी सख्त हो गया। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक नया सर्कुलर जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि सभी राज्यों को हर 2 घंटे में कानून व्यवस्था की जानकारी देनी होगी। सूत्रों ने बताया कि मंत्रालय ने अपने आदेश में सभी राज्यों को कानून व्यवस्था की रिपोर्ट हर 2 घंटे में ईमेल, फैक्स या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से केंद्र की राजधानी केंद्र को भेजने होंगे। हम आपको बता दें कि इससे पहले इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कोलकाता में हुई विभिन्न घटना में हस्तक्षेप करने की मांग की है। कोलकाता की एक महिला
चिकित्सा के साथ कथित बलात्कार एवं हत्या के विरोध में चिकित्सकों के हड़ताल तेज होती जा रही है। शुक्रवार को दिल्ली के प्रमुख निजी अस्पताल भी इस विरोध में शामिल होते हुए अपनी ओपीडी, वैकल्पिक सर्जरी और आईपीडी सेवा बंद कर दी है। रुकते अगली बड़ी खबर की तरफ। सुरक्षा कानून के लिए बनेगी कमेटी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने डॉक्टरों से की हड़ताल खत्म करने की अपील। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन यानी कि फोडो, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी कि IMA और दिल्ली के सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक रेजिडेंट डॉक्टर के खिलाफ हुई घटना के बाद नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री से मुलाकात की। दोस्तों, ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप भी प्रधानमंत्री मोदी का करते खुलकर समर्थन और आप यह सम्मान दें कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश नई ऊंचाई को छू रहा है तो वीडियो लाइक और कमेंट लिखिए। जय हिंद, जय भारत।